नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो आपके पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके आते हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हो वो इसके अंदर से निकल के आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि हर एक दिन जो है वो नया टॉपिक आता है, तो आप उसके कंटिन्यूस जो है वो नोट्स बनाइए। 365 नोट्स हमारे पास में एक साल के अंदर जो है वो बन जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि 365 के बाद जो है वो कोई भी एग्जाम ऐसी रहेगी जिसको आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो वहाँ से निकल के आएगा। और मैंने कहा था कि नोट्स बनाने के बाद जो है वो जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे नोट्स होंगे वो आप मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने जो है मुझे भेजी भी है। आपके लिए फिर से जो है वो ये पोर्टल ओपन है कि जो कैंडिडेट फर्स्ट बुलेट सीरीज से लेके अब तक नोट्स बना रहा है वो आप मुझे जो है फोटो भेज सकते हो। जिसके नोट्स सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे उसको जो है वो गिफ्ट दिया जाएगा। गिफ्ट हमारे पास में चाहे तो टेस्ट सीरीज है या कोई भी चीज़ जो है वो दी जाएगी। तो कंटिन्यूस जो है वो नोट्स बनाइए, क्योंकि इस हिसाब से जो है वो आपके पास में पूरी तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। क्लियर है? जैसा कि ये शॉर्ट क्लासेज के रूप में हमारे पास में शुरुआत हुई थी टीएनसी बुलेट सीरीज की कि छोटी क्लासों में पढ़ेंगे। तो छोटी क्लासों का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि हम उसमें से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो स्किप कर देंगे या उसका कोर्स जो है वो कम कर देंगे या उसमें से कुछ चीज़ जो है वो ख़त्म कर देंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटी क्लासेज का मतलब था हमारे पास में कि हम उसको कंसाइज मैटर में करेंगे। तो उसके लिए हमने और चीज़ों पे है जो है वो वर्क किया। जैसे कि लिखना नहीं पड़ता, मैं सारी चीज़ जो है वो रिटर्न में लेके आता हूँ ताकि आपको जो है वो तुरंत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दूसरी चीज़, जो हैंड रिटन आता है उसमें राइटिंग की थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पे जो है टाइपिंग आता है तो इसमें राइटिंग की किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिशियल है। और भी बहुत सारी चीज़ें इमेज बेस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं ताकि सारी चीज़ जो है वो 3D में हमें जो है वो क्लियर हो जाए। तो छोटी क्लास का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई चीज़ छोड़ दें। जी नहीं, छोटी क्लास का मतलब होता है कैसे किसी भी तरीके से हम उसको जो है वो शॉर्ट कर दें। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं और कंटिन्यू जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से आपके कमेंट आ रहे हैं, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उनमें उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इससे एक आउटपुट मिलता है कि जो क्लास हम चला रहे हैं वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। और जो नहीं कर रहे हैं, शर्म के मारे नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। आपको यहाँ कौन बोलने वाला है, तो जैसी भी क्लास लगती है वो बताइए। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, जैसे रिफ्लेक्सेस के बहुत सारे बार जो है वो कमेंट आ रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए बच्चों, मैं आपको जो है वो टॉपिक 100% करवाऊंगा। जैसे जैसे जो टॉपिक बने हुए हैं वैसे वैसे मैं वो 100% जो है मैं करवाऊंगा। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज का हमारे पास में जो है वो टॉपिक रहेगा दोस्तों एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब जो है वो सारे लोग फेमिलियर हैं। अपने ट्रेनिंग सेशन में भी जो है उन्होंने एनजी ट्यूब के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं या हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, वो तो रोज ही जो है वो इस चीज़ से जो है वो फेस करते हैं। बात करते हैं एनजी ट्यूब के बारे में कि एनजी ट्यूब के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में मेन पार्ट होता है। भाई जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे या कोचिंग क्या देती है, मैटर वही है, सारी चीज़ वही है, सब चीज़ें हैं, तो कोचिंग क्यों बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो जाती है? क्योंकि कोचिंग में यही बताया जाता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, और जो टीचर पढ़ाने वाले होते हैं वो ऑलरेडी जो है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट किए हुए रहते हैं, तो आपको एक जो है वो अच्छा सा पाथवे प्रोवाइड करवाते हैं। इसीलिए तो कोचिंग लेते हैं। अदरवाइज मैटर तो है वो यूट्यूब पे या हम कहें गूगल पे, आजकल सब जगह जो है वो अवेलेबल है। ठीक, तो क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है बहुत बार पूछा जाता है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगा कि मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनजी ट्यूब का जो है वो क्या होता है, कौन सी नॉर्थ राइट में जो है वो बेसिकली डाला जाता है, लेफ्ट वाले में या राइट वाले में, इस तरीके से। देन उसके बाद एनजी ट्यूब को डालने के बाद कैसे जो है वो टेस्ट करोगे, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है एनजी ट्यूब के लिए। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि एनजी ट्यूब जो है वो सही डली है या नहीं डली है, लेकिन उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा होता है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो चेस्ट एक्सरे होता है। और उसके बाद में बिफोर एंड आफ्टर जो है वो क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कितना कंटेंट जो है हमारे पास में स्टॉक में पड़ा रहा तो हमें जो है वो एनजी ट्यूब विथ होल्ड कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मेन क्वेश्चन जो है हमारे पास में बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो जैसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको मैं वहीं पे जो है बताता हूँ कि ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है या ये जो है वो पूछा जा सकता है, तो आप वहां पे मैं इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शुरुआत की हम बात करें एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब की फुल फॉर्म होगी दोस्तों नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो इसमें ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन तो यहीं पे मिल गई ना, ठीक है ना। पढ़ो बिल्कुल शालीनता के साथ और बिल्कुल जो है बहुत जो मैं कहता हूं कि धरातल के साथ अगर आप पढ़ोगे ना
तो सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएगी। मतलब वो कहते हैं ना कि मेच्योरिटी वो नहीं होती है जो बड़ी बड़ी बातें करे, बल्कि मेच्योरिटी तो वो होती है जो एक छोटी से छोटी बात को भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास में कि कोई भी वर्ड जो दिया गया है, अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर लेते हो और उसकी चीज को निकाल के आओगे तो उसी में सारी चीज जो है वो निकल के आ जाती है। भाई वर्ड कैसे बना, मान लो कोई किसी भी चीज को आपको नामकरण करना है तो नामकरण कैसे करोगे, एक्चुअली उसकी चीज के बारे में पढ़ के ही तो आप नामकरण करोगे। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास में आता है कि हम कोई भी चीज को जो है वो कैसे नाम देंगे, तो वो नाम जैसे दिया जाता है वैसे ही उसका जो हम आउटपुट निकालते हैं। तो देखो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, नेजो मतलब नाक, गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक, तो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है। ट्यूब आपको पता ही है कि जो होल ट्यूब होती है, या हम कहें कि होल जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं ट्यूब। तो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब जो नाक से होते हुए गैस्ट्रिक में जाती है उसको हम क्या कहते हैं, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। तो देखो कितना सिंपल हो गया, ठीक है। तो देखो अब डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास में, या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज फ्लेक्सिबल ट्यूब, फ्लेक्सिबल ट्यूब यानी कि उसको जो है वो हम आगे पीछे जो है वो मोड़ सकते हैं। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज द फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्टेड थ्रू द नोज, नोज के द्वारा जो है वो इंसर्ट की जाती है, एंड पासेड डाउन द इसोफेगस, इसोफेगस से होते हुए कहां तक जाती है, स्टोमक तक जाती है। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो कि इंसर्ट की जाती है, कहां से, नाक से होते हुए इसोफेगस से होते हुए कहां तक, स्टोमक तक। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। इट इज यूज फॉर, अब देखो ये क्यों दी जाती है, ये क्यों की जाती है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, इट इज यूज फॉर फीडिंग, यानी कि फीडिंग के लिए। जो क्लाइंट ढंग से खाना नहीं खा रहा है, या जिसकी ओरल सर्जरी हो चुकी है, या वो अनकॉन्शियस है, एन कैन प्रकार किसी भी तरीके से जो है वो मुंह से नहीं ले पा रहा है, उसके लिए हम एनजी ट्यूब जो है वो डालते हैं। इज यूज फॉर फीडिंग, ये क्या है, फीडिंग के लिए दी जाती है। एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इससे हम दवाई भी दे सकते हैं। जो क्लाइंट अनकॉन्शियस है, ठीक है ना, उसको दवाई कैसे देंगे, ओरली जो दवाई है वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा दे सकते हैं। एंड गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, कई बार क्या होता है कि खाना पचता नहीं है, या कुछ ऐसा कंटेंट हमने जो है वो खा लिया जिसको हमें इमीडिएटली जो है वो बाहर निकालना है, या कई बार जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया इंटेस्टाइन के अंदर, तो खाना जो है वो अंदर चला गया लेकिन आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो उन सब कंटेंट को बाहर निकालने के लिए या डिकम्प्रेशन करने के लिए जो है वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब दी जाती है। तो सीधा सीधा फंडा क्या हो गया हमारे पास में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का, एक तो फीडिंग, कोई भी क्लाइंट जो खाना नहीं खा पा रहा है, मुंह से खाना नहीं पा रहा है, उसके लिए जो है वो दी जाती है। एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस कि मेडिकेशन देने के लिए। एंड गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, गैस्ट्रिक कंटेंट को जो है वो डिकम्प्रेस करने के लिए। ये इसके तीन जो है हमारे पास में इंडिकेशन है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में इंडिकेशन फॉर एनजी ट्यूब इंसर्जन। एनजी ट्यूब जो है वो क्यों इंसर्ट की जाती है, क्या रीजन है। तो बेसिकली तो आपको जो है वो मोटा मोटी चीज आपको पता चली गई है, और वैसे भी आपको जो है वो पता है, लेकिन फिर भी हम इनको वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला आ गया हमारे पास में एंट्रल फीडिंग, ठीक है। एक होता है एंट्रल फीडिंग, या हम कहते हैं पेरेंट्रल फीडिंग, ठीक है। तो पेरेंट्रल का मतलब हो गया हमारे पास में जैसे कि इंटेस्टाइन से परे जो चीज होती है वो पेरेंट्रल हो गया, या हम कहेंगे एंट्रल फीडिंग, यानी कि जो पेशेंट अनएबल होते हैं ईट ओरली, यानी कि जो क्लाइंट या जो कोई भी पेशेंट जो है वो ओरली नहीं ले सकते किसी भी कारण से, मान लो ओरल की सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, या आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, गले में कोई सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, या अनकॉन्शियस है किसी भी तरीके से, यानी कि वो क्लाइंट जो मुंह से खाना नहीं खा पा रहा है, उनको जो हम एंट्रल फीडिंग करते हैं, या हम कहते हैं एनजी ट्यूब के द्वारा जो है वो फीड की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन इन द सेंस कि हमने खाना खा लिया, या कोई भी क्लाइंट ने खाना खा लिया लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहा, अब आगे किसी भी तरीके से नहीं जा पा रहा होगा, हो सकता है पाइलोरी सीलियस हो, या हो सकता है जो है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो, इंटेस्टाइनल जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो, जो हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइनल है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो, या हमारे पास में लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उसकी वजह से जो है वो गैस्ट्रिक में सारा खाना जो है वो पड़ा रहेगा। तो गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन में हम जो है वो करते हैं। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, यानी कि कुछ ओरल मेडिकेशन ऐसी होती है जिनको हम जो है वो डायरेक्टली वो क्लाइंट नहीं ले पाता, व्हेन ओरल इनटेक इज नॉट पॉसिबल, जो क्लाइंट ओरली नहीं ले सकता, ठीक है, अब उसको मेडिकेशन देनी है, ठीक है, और ओरली मेडिकेशन देनी है, तो कैसे दोगे, तो ओरली नहीं ले सकता, तो उसके लिए जो हम एनजी ट्यूब जो है वो डालते हैं। नेक्स्ट गैस्ट्रिक लेवाज, देखो ये दो चीजें एग्जाम में काफी बार जो हो पूछ जाती है, एक होता है गैस्ट्रिक गेवाज और एक होता है हमारे पास में गैस्ट्रिक लेवाज, दोनों को समझो। एक हो गया गैस्ट्रिक गेवाज, गैस्ट्रिक गेवाज का मतलब हो गया जी आ गया, मतलब गिवन,
ठीक है, गैस्ट्रिक गेवाज मतलब गिवन, जो आप मेडिकेशन दे रहे हो या जो आप खाना दे रहे हो वो सारा का सारा क्या आता है दोस्तों, गैस्ट्रिक गेवाज होता है। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक लेवाज, यानी कि जो खाना या जो कंटेंट अंदर चला गया स्टोमक को, उसको बाहर निकालने के लिए जो चीज है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लेवाज। ठीक है, तो काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछते हैं कि पॉइजनिंग कंडीशन में जो है वो क्या किया जाता है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन देते हैं गैस्ट्रिक गेवाज, सेकेंड ऑप्शन दे देते हैं हमारे पास गैस्ट्रिक कंप्रेशन, थर्ड देते हैं गैस्ट्रिक लेवाज और फोर्थ दे देते हैं ऑल ऑफ दीज। तो आपको बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि वहां पे टाइम कम होता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जो है वो टिक करने की फिराक में रहते हैं, तो वो सीधा जो है वो क्लिक कर देते हैं किस पे, गैस्ट्रिक गेवाज पे। जबकि गैस्ट्रिक गेवाज होता है कोई भी चीज, मेडिकेशन देना, खाना देना, फ्रूट देना, वो जो सारी जो एनजी ट्यूब से दे रहे हो दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक गेवाज, और जो गेस्ट एनजी ट्यूब से बाहर निकालो दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक लेवाज। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। पॉइजनिंग केसेज में कहते हैं ना, कोई चीज जो है वो किसी ने कुछ खा लिया है तो सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाते ही जो है वो एनजी ट्यूब डाल जाती है और उसके बाद जो है वो इसको स्टोमक वॉश किया जाता है। अच्छा, गैस्ट्रिक लेवाज का दूसरा नाम होता है स्टोमक वॉश, तो ये भी चीज जो है वो ध्यान रखना, गैस्ट्रिक गेवाज आल्सो नोन एज स्टोमक वॉश। तो ये चीज जो है वो एग्जाम में ध्यान रखना है, गैस्ट्रिक वॉश। ठीक है, स्टोमक वॉश को भी जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट आता है एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ठीक है, कई बार गैस्ट्रिक कंटेंट मान लो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए कुछ खा लिया है, उसको टेस्ट करने के लिए कि इसने क्या खाया है, क्योंकि जो मरने वाला है ना वो कभी भी ये नहीं बताता, जैसे किसी ने कुछ भी खा लिया है तो वो बताता ही नहीं है। हॉस्पिटल या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हो उसको पूछता रहता है कि क्या खाया, कॉकरोच की दवाई खाई थी, पीसीएम ज्यादा खाया था या हार्पिक पिया था, कुछ भी, ताकि अच्छे तरीके से एंटीडोट दिया जा सके, लेकिन वो बताते नहीं है। तो उसका डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी जो हम गैस्ट्रिक जो है वो के लिए एस्पिरेट जो है वो गैस्ट्रिक कंटेंट करते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारे पास में इंडिकेशन हो गए। उसके बाद आता है हमारे पास में इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एनजी ट्यूब इंसर्जन। चलो आप एनजी ट्यूब जो है वो डाल रहे हो तो उसके लिए जो है वो क्या क्या इक्विपमेंट जो है वो होने चाहिए। भाई आप सारी चीजें डाल रहे हो तो एटलीस्ट जो है पहले ट्रे तो तैयार करोगे, तो उस ट्रे में क्या क्या चीजें जो है वो होनी चाहिए या क्या क्या इक्विपमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं किसके, एनजी ट्यूब के लिए। तो पहली चीज तो होती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एनजी ट्यूब। भाई एनजी ट्यूब तो होनी चाहिए, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब तो जो है वो होनी चाहिए, अदरवाइज आप जो है वो उसको क्या नाम बोलोगे। अच्छा, एक चीज याद ध्यान में वो रखना, इसको फीडिंग ट्यूब के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, क्योंकि हम फीड करवाते हैं तो इसको फीडिंग ट्यूब के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो एनजी ट्यूब ली जाती है, क्योंकि जब डालोगे क्या, एनजी ट्यूब ही नहीं होगी तो क्या डालोगे, तो एनजी ट्यूब ली जाती है। एंड साइज डिपेंड ऑन द पेशेंट एज एंड पर्पज। आप देखो साइज जो है वो डिपेंड करती है किसके, पेशेंट की एज पे। ठीक है, सबसे मेन फैक्टर जो है वो एज ही आता है। एज इन द सेंस अगर चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसमें हम कम फ्रेंच साइज की जो है वो एनजी ट्यूब लेते हैं, और अगर क्लाइंट जो है वो बड़ा है, एडल्ट है, तो उसमें बड़े साइज की लेते हैं। ठीक है, तो और ये साइज जो है वो डिपेंड करती है फ्रेंच, यानी ये किस पे डिपेंड करती है, एफआर, फ्रेंच। तो ये चीज ध्यान रखना, साइज जो है वो फ्रेंच पे डिपेंड करती है। और फ्रेंच की भी बात करें तो 1 mm में हमारे पास में जो है वो 3 फ्रेंच जो है वो होते हैं। ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बहुत बार ये चीज जो है वो बताई हुई है। तो साइज डिपेंड करती है हमारे पास में एज के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू एज जो है वो दिया था। नेक्स्ट पर्पज, पर्पज इन द सेंस जैसे मान लो किसी का स्टोमक वॉश करना है, तो बच्चा है लेकिन हमें स्टोमक वॉश करना है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसमें थोड़ी सी लार्ज साइज की दें। क्यों, क्योंकि हमें ज्यादा कंटेंट डालना है और ज्यादा कंटेंट जो है वो निकालना है, ज्यादा चीजें डालनी है, ज्यादा अमाउंट जो है वो डालना है। तो डिपेंड करता है, लिटिल बिट डिपेंड करता है हमारे पास में पर्पज पे, बाकी मोस्ट ऑफ डिपेंड करता है हमारे पास में एज पे। ठीक है, तो साइज डिपेंड करती है। देन उसके बाद ये साइज जो है वो किस पे होती है दोस्तों, फ्रेंच पे होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। देन उसके बाद एडल्ट की अगर हम बात करें तो एडल्ट में हमारे पास में जो है वो 12 से 16 फ्रेंच साइज की जो हम एनजी ट्यूब लेते हैं, और चिल्ड्रंस में अगर हम बात करें तो 6 to 10 साइज की जो हम फ्रेंच साइज लेते हैं। यहां पे भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फ्रेंच साइज की कौन सी कलर कोडिंग होती है या कौन सा जो है वो लिया जाता है। तो आपको देखना है, एग्रीगेट ध्यान रखना है, मीडियन याद रखना। ठीक है, कि एडल्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली हम 40 जो है वो फ्रेंच साइज की लेते हैं, 14। ठीक है, तो 1-2 कम हो जाएगा, 1-2 ज्यादा हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 14 आ गया, मतलब इन द सेंस 12 से 16, और बच्चों में हम जो है वो 8 की लेते हैं। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से एज पे ही ध्यान रख लेना। ठीक है ना, कि बच्चे छोटे होते हैं, 8 साल के होते हैं, तो 8 फ्रेंच साइज की जो है वो लेते हैं। तो याद, फ्रेंच साइज तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बच्चा कौन सा होता है, 6 से 10 साल के बच्चे होते हैं बेसिकली, तो इसमें याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 से
10 फ्रेंच साइज की हम जो है वो लेते हैं। एडल्ट कितना हो गया, 12 के बाद जो है वो एडल्ट ही है, तो 12 से 16 जो है वो हमारे पास में फ्रेंच साइज होगी किसकी, एडल्ट की। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों इसके कलर कोडिंग जो है वो कौन से आते हैं, तो कलर कोडिंग ले लेते हैं। शुरुआत होती है हमारे पास में 6 फ्रेंच साइज से एंड देन उसके बाद एंडिंग होती है हमारे पास में दोस्तों 24 साइज से, ठीक है ना, ये हाईएस्ट है, ठीक है। बेसिकली हम 20 या 18 तक ही जो है वो फिक्स हो जाते हैं, ये बहुत रेयर केस में जो है वो आती है, लेकिन हमें याद जो है वो रखना है। तो 6 फ्रेंच साइज की जो है वो लाइट ग्रीन आती है, ठीक है ना, तो याद रख लेना दोस्तों, ये हमारे पास में जैसे लाइट भी हम लिखते हैं, लाइट भी ऐसे लिखते हैं या ग्रीन भी ऐसे लिखते हैं, तो ये 6 साइज का बन रहा है, तो लाइट ग्रीन जो है हमारे पास में उसी से बनेगा। देखो कोड बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें जो है वो बता रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास में दोस्तों 8 नंबर जो है वो ब्लू। अब ब्लू में जो है बी आता है ऐसे, ठीक है, ब्लू में क्या आता है दोस्तों, बी को हम कैसे लिखते हैं, अभी बी 8 साइज का। अब आप कहोगे कि ब्लैक भी आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे जो है वो ध्यान में रखना है कि शुरुआत अगर हम करेंगे तो ब्लू से करेंगे, छोटा है, ब्लू छोटा है, ब्लैक में हमारे पास में जो है वो 5 वर्ड आते हैं, जबकि ब्लू में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4। तो स्टार्ट करना है, तो 8 जिस तरीके से जैसे बी लिखा जाता है वैसे 8 लिखा जाता है, तो ये हो गया हमारे पास में ब्लू, ये हो गया 8 नंबर का। अब उसके बाद में वही 8 नंबर है तो 10 नंबर का हो गया हमारे पास में दोस्तों कौन सा, ब्लैक नंबर का। उसके बाद आ गया हमारे पास में व्हाइट, ठीक है, व्हाइट आता है हमारे पास में 12 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आएगा दोस्तों हमारे पास में ग्रीन। अब देखो एक था लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन है मतलब हल्का है, छोटा है, तो वो 6 हो गया। और उसके बाद आ गया हमारे पास में ग्रीन, तो ग्रीन जो बड़ा है वो हमारे पास में आ गया दोस्तों 14 का। उसके बाद में हमारे पास में ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है 16 और 18, तो इसको तो आप याद रख ही लो, ठीक है। ऑरेंज हो गया हमारे पास में 16 का और 18 हो गया हमारे पास में रेड का। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछाते हैं, तो इन दोनों को मैंने पूरा जो है वो अंडरलाइन कर रखा है। 16 और हमारे पास में दोस्तों 18 होता था हमारे पास में रेड एंड 16 होता था हमारे पास में ऑरेंज। उसके बाद 20 का आ गया हमारे पास में येलो, देन उसके बाद आ गया हमारे पास में वॉयलेट। अच्छा लिटिल बिट जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो भी हमारे पास में आईवी कैनुला तो आपने याद रखेंगे, उसमें से 2-2 कम कर दो, ठीक है। कैसे, जैसे वहां पे 24 का क्या था, येलो था, तो यहां पे हमारे पास में येलो आ जाएगा 20 का। रेड की जगह कौन सा था हमारे पास में, पिंक, तो रेड था हमारे, पिंक था कौन सा हमारे पास में दोस्तों, पिंक था हमारे पास में 20 नंबर, और यहां पे आ गया हमारे पास में रेड 18 नंबर। ऑरेंज, तो ये 2-2 चीजें जो है वो कम कर दो, और इस तरीके से जो है वो सारी चीजों को आपको जो है वो याद में रखना। 24 साइज का जो है वो लाइट ब्लू बहुत एग्जाम में जो है वो कम पूछा था। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा था वो पूछा था 16 नंबर और 18 नंबर, जो कि मैंने आपको बता दिया, क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास में सेकंड क्या चीज चाहिए थी, एक तो हमारे पास में जो है वो एनजी ट्यूब चाहिए, भाई एनजी ट्यूब तो चाहिएगी नहीं, वरना हम जो है वो डालेंगे क्या। नेक्स्ट लुब्रिकेंट जो है वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, तो लुब्रिकेंट लगाते हैं। तो बेसिकली जो है वो हॉस्पिटल में लुब्रिकेंट जो काम में लिया जाता है वो जाइलोकेन लिया जाता है। अब इसके 2 बेनिफिशियल है, क्या है, एक तो जाइलोकेन जो है वो नुकसान नहीं करता है, ठीक है। दूसरी चीज ये हमारे पास में वाटर सोल्यूबल है, यानी कि जैसे हम डालते हैं तो उसके बाद जो है वाटर सोल्यूबल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अंदर ही पड़ा, अगर वाटर सोल्यूबल नहीं होगा तो वो जो अंदर लगा हुआ है वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा और चिपक जाएगा और उसको ब्लॉक कर सकता है, लेकिन ये वाटर सोल्यूबल है। और एनजी ट्यूब से भी हम वाटर ही डालते हैं, भाई वाटर डालते हैं, जूस डालोगे, कुछ भी डालोगे, मिल्क डालोगे, है तो एक तरीके से वाटर कंटेंट ही, ठीक है। तो लुब्रिकेंट में हम जो वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट लिया जाता है। तीसरा बेनिफिट होता है जाइलोकेन का कि अगर कोई भी चीज इरोजन आ जाए या हम डाल रहे हैं तो एटलीस्ट जो है वो वहां पे पेन जो है उसको कम से कम होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये हमारे पास में जो है वो जाइलोकेन जो है वो हमारे पास में एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये बेनिफिट होता है, इसलिए हम जाइलोकेन काम में लेते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे एनजी ट्यूब डालते हैं तो हाथ के ऊपर जो है वो जाइलोकेन लगाते हैं, फिर उसको जो है वो इस तरीके से लुब्रिकेंट करते हैं और फिर जो है वो इंसर्ट करते हैं। थर्ड चीज चाहिए हमारे पास में सिरिंज, और सिरिंज चाहिए दोस्तों 50 ml की जो है वो सिरिंज चाहिए विद टिप सिरिंज। टिप सिरिंज इन द सेंस, एक तो होती है हमारे जैसे बाउल वाश वाली जो है वो सिरिंज आती है, टिप सिरिंज इन द सेंस कि जिस तरीके से हमारे पास में 10 सीसी की सिरिंज आती है या 20 सीसी की सिरिंज आती है तो उसके ऊपर टिप आता है। ये टिप क्या होता है कि कैथेटर में अच्छे तरीके से जो है वो लग जाता है, फिक्स हो जाता है। तो 50 ml जो है वो कैथेटर टिप सिरिंज लेनी है। सिरिंज जो है वो ब्रॉड जो है वो डायमीटर की नहीं लेनी है, टिप वाली लेनी है, ताकि अच्छे तरीके से उसके अंदर इंसर्ट हो जाए। क्योंकि हम चेक करने के लिए जब एयर डालते हैं तो उसमें 50 सीसी सिरिंज जो है वो चाहिए, और जो गैस्ट्रिक कंटेंट निकालते हैं उसके लिए भी जो है वो सिरिंज चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप, ठीक है। आपने देखा होगा लिटमस पेपर, +2 के अंदर जो है वो आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो एक आता है लिटमस पेपर जिसको हम बोलते हैं, ये होता है पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप, ठीक है। ऐसे इस तरीके से जो है वो एक
जो हो पेपर आता है, ये बेसिकली पेपर क्या करता है कि ये कंफर्म करने के काम आता है, टू कंफर्म प्लेसमेंट। अब ये कंफर्म प्लेसमेंट कैसे करेंगे? ये कंफर्म प्लेसमेंट करेंगे दोस्तों कि हम जो है वो गैस्ट्रिक कंटेंट निकालेंगे, गैस्ट्रिक कंटेंट को जो है वो हमारे पास में उस स्ट्रिप को डालेंगे और उस स्ट्रिप को जो हम क्या करेंगे दोस्तों, पीएच चेक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? पीएच जो है वो चेक करेंगे। अब आपको बताया कि गैस्ट्रिक कंटेंट का जो हो पीएच कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.5 जो हो पीएच होता है। लेकिन अगर 5 से बिलो है तो वो एसिडिक ही है। तो जैसे ही उस लिटमस पेपर का जो है या पीएच स्ट्रिप इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कलर कैसे तरीके से चेंज होगा? तो एक वर्ड याद रखना दोस्तों, अनिल। ठीक है, याद रह जाएगा अनिल। अनिल क्या है दोस्तों? अनिल है हमारे पास में कि अम्ल नीले को लाल कर देता है। यानी कि ये जो हमारे पास में लिटमस पेपर है या जो पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप है, ठीक है ना, लिटमस पेपर में हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये बेसिकली जो है वो ब्लू कलर का होता है। तो जैसे आप जो है वो हमारे पास में एसिड में डालोगे तो ब्लू कलर जो है वो किस में बदल जाएगा? रेड कलर में। ठीक है, और ऐसे ही लिटमस पेपर हमारे पास में ये जो पीएच इंडिकेटर है वो रेड कलर का भी आता है। वो जैसे हम जो है वो मतलब एल्केलाइन में डालेंगे तो वो रेड को जो है वो ब्लू में कर देंगे। आपको याद रखने का तरीका एक ही है, सीधा सीधा आप याद रखना, एक नाम याद रखना, अनिल, दैट इज कॉल्ड अम्ल नीले को लाल कर देता है। ठीक है, बस ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्टेथोस्कोप। ऑफ कोर्स स्टेथोस्कोप की चाहिए, क्योंकि जो एनजी ट्यूब को जो हम टेस्ट करेंगे कि वो सही तरीके से जगह पे लगी है या नहीं लगी है, इसलिए हम स्टेथोस्कोप जो है वो यूज में लेंगे। एंड ग्लास ऑफ वाटर विथ स्ट्रो, ठीक है ना, ग्लास ऑफ वाटर जो है वो स्ट्रो देंगे। अगर पेशेंट कॉन्शियस है ना तो उसमें हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रो से हम उसको पानी पिलाएंगे ताकि वो एनजी ट्यूब जो हो बहुत अच्छे तरीके से जा सकती है। तो ग्लास ऑफ वाटर विथ स्ट्रो ये मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉन्शियस पेशेंट में ही जो है वो अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट एडेसिव टेप। एडेसिव टेप जो है वो यहां चिपकाने के लिए। अब एडेसिव टेप को भी जो है वो काटने का भी तरीका है। उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एडेसिव टेप को किस तरीके से काटते हैं, इस तरीके से जो है वो एडेसिव टेप को काटा जाता है। यानी कि ऊपर से जो है वो फिक्स रखते हैं और दो इसके जो है वो लूप बनाते हैं, यानी कि पजामे टाइप से जो है वो काटा जाता है। एक स्ट्रिप है हमारे पास में सीधी, उसको बीच में से काट देते हैं, जैसे पजामा नहीं होता उस तरीके से। उससे हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फिक्स को यहां चिपका देते हैं, देन जो दो फ्लैप बने उसको जो है वो अच्छे तरीके से राउंड करके जो है वो चिपका दिया जाता है। तो एडेसिव टेप जो है वो किस लिए देते हैं, टू सिक्योर द ट्यूब को सिक्योर करने के लिए। और लास्ट ग्लव्स एंड पीपी, ठीक है ना, ग्लव्स ऑफ कोर्स ग्लव्स तो डालेंगे एंड पीपी, ठीक है, पीपी किट जो हो बहुत, जैसे मास्क वगैरह हो गया, कैप वगैरह, ताकि किसी भी तरीके से कोई चीज की दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज जो है इक्विपमेंट है जो हमें एनजी ट्यूब के लिए चाहिए होते हैं। उसके बाद आता है, ये हो गया हमारे पास में बेसिकली जो है वो ग्रीन टाइप की जो है एनजी ट्यूब। अब ग्रीन वाली कौन सी होती है दोस्तों, ग्रीन वाली होती है हमारे पास में 14 नंबर की। ठीक है, तो ग्रीन ट्यूब है, आप यहां देख सकते हो, ये हमारे पास में जो है वो ड्रेनेज पोर्ट होता है और इसके ऊपर जो है वो लॉक लगाने का होता है। यानी कि ये घूम के जो है इसके ऊपर फिक्स कर दोगे तो लॉक लग जाएगा। ये जो आप छोटी सी कैप देख रहे हो ये वाली, ये इसके ऊपर जो है वो फिक्स हो जाती है। यानी कि इसको ऊपर जो है वो जैसे एनजी ट्यूब फीडिंग करवाएंगे उसके बाद इसको जो है वो लॉक लगा सकते हैं और ये जो है वो इससे अटैच होता है। और ये हमारे पास में जो है वो कनेक्टर आ गया, यानी कि यहीं से जो है वो हम सिरिंज या कुछ भी चीज जो है वो कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये हम जो है वो हमारे पास में बाकी की जो है वो ट्यूबिंग आ गई। अच्छा, एक चीज और बताता हूं दोस्तों, कभी भी इसको जो है वो ये जो ट्यूब आती है, ठीक है ना, ये ट्यूब आती है ऐसे फोल्ड की हुई आती है। विद प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, पिछले 18 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा बता रहा हूं, मैं खुद आईसीयू में काम करता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये जो है प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, बुक्स में आपको नहीं मिलेगी। ये जो इस तरीके से फोल्ड आती है ना, तो उसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको सीधा कर देते हैं और खींच के जो है वो तान देते हैं। मेरा एडवाइस है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास में फोल्ड की जाती है ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैनर में की जाती है। यानी कि जैसे यहां पे फोल्ड की जाती है तो ये फोल्ड यहां पे जाएगा सीधा, ठीक है, जैसे यहां पे जाएगा तो मुंह से जैसे जाएगा तो ये फोल्ड उसी तरीके से आती है, जहां जहां पे हमें जरूरत होती है उस तरीके से आती है। तो सीधा करने के बजाय आप इस टिप को जो है वो लुब्रिकेंट करके ऐसे ही जो है वो डालोगे, ठीक है। तो ये जैसे जैसे मोड बने हुए हैं, ये मोड बने हैं, ये मोड बने, ये बिल्कुल जैसे यहां पे जरूरत होगी फिर आगे जरूरत होगी, तो इस हिसाब से हमारे लिए काफी ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ट का मैं बता रहा हूं। ये हमारे पास में ट्यूब आ गई। ये जो ट्यूब होती है ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है एंड किंक रेजिस्टेंस पीवीसी टाइप के होते हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड ट्यूबिंग होती है, पीवीसी ट्यूब होती है, लेकिन किंक रेजिस्टेंस होती है। सॉफ्ट तो होती है लेकिन किंक रेजिस्टेंस, किंक यानी कि इसमें जो हो बैंड नहीं लगता। जानबूझ के अगर गांठ लगाओगे तो ये तो अलग बात है, अदरवाइज आप अगर एनजी ट्यूब को लोगे ना, तो जैसे कोई ट्यूब को लेते हो आप उसमें गांठ मार देते हो तो
इजी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से गांठ बन जाती है। लेकिन एनजी ट्यूब की गांठ नहीं बन पाती है, ठीक है। मतलब आप उसको गांठ बांधोगे ना तो भी वो गांठ इस तरीके से रहेगी कि उसके अंदर से कोई भी फ्लूइड जो हो बाहर आ सकता है। तो उसको किंक रेजिस्टेंस बना देता है। किंक रेजिस्टेंस बनाने के बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि सॉफ्ट होगी तो आसानी से जा सकती है, तो सॉफ्ट भी बनाया जाता है। दूसरा किंक रेजिस्टेंस, ताकि किंक ना हो, आगे उसमें जो हो ब्लॉकेज ना हो। क्लियर? उसके बाद ये जैसे ग्रीन है तो ये ग्रीन वाली लाइन जो हो पूरी आगे तक जाएगी। कलर कोडिंग फॉर साइज डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन। जैसे ये ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है तो रेड वाले में रेड रेड दिखेगा, येलो वाले में येलो येलो दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी कलर कोडिंग आती है ताकि आइडेंटिफिकेशन जो हो मिल जाए। क्योंकि कई बार इसका कलर जो हो वो उड़ भी जाएगा, इस पोर्ट का कलर उड़ भी जाएगा, तो भी हमें इस बाकी से पता चल जाएगा कि कौन सी साइज की जो है वो कलर है। देन उसके अंदर एक लाइन और होती है, बिल्कुल जो है वो लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियो ओपेक लाइन। ये हमारे लिए काफी ज्यादा जो है बेनिफिशियल है। किस तरीके से? ये रेडियो ओपेक लाइन होता है, जैसे हम एक्सरे करेंगे तो बिल्कुल जो है वो चमकीली लाइन दिखाई देगी। और एक्सरे जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है किसके? एनजी ट्यूब के लिए, ठीक है। तो जैसे आप जो है वो एनजी ट्यूब को जो है वो जैसे डालेंगे, देन उसके बाद एक्सरे के लिए भेजेंगे, तो एक्सरे में जो है वो लाइनिंग हमें दिखेगी और पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जो है वो एनजी ट्यूब कहां पे है, स्टोमक में है या और कहीं पे तो जो है वो फंस तो नहीं गई है। तो ये रेडियो ओपिक लाइन का जो है वो ये बेनिफिट होता है। देन उसके बाद में हमारे पास में ये आता है, हमारे पास में टिप, ये काफी ज्यादा हार्ड आता है। ये जो प्लास्टिक का जो फिक्स किया होता है ताकि हम आगे मूव करेंगे तो आसानी से जा सकते हैं, और बिल्कुल राउंड शेप में होता है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। और उसके बाद ये होते हैं 3-4 जो है इसके पोर्ट होते हैं इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम लेटरल आईज। लेटरल आईज मतलब साइड वाइल आईज। फ्रंट आई तो मतलब सामने की तरफ से। अब फ्रंट आई होगा तो जैसे आगे डालोगे तो एक तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा या जो भी कंटेंट होगा वो इसमें फंस सकता है, ठीक है। तो आगे से इसको ब्लेंड करके राउंड शेप में दिया जाता है ताकि आगे अच्छे तरीके से जा सके, और साइड में जो है इसकी ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों लेटरल आईज। जो भी हम खाना, फूड या जूस दोगे उसके द्वारा जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर छोटी छोटी जो है वो मार्किंग की जाती है। मार्किंग जो है वो सेंटीमीटर में की जाती है। 0 से शुरू की जाती है, फिर 10 पे, फिर 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे, 50 पे, देन उसके बाद 60 पे। इस तरीके से सारी मार्किंग जो है वो की जाती है सेंटीमीटर में। अप्रोक्सीमेटली हम 55 सेंटीमीटर एवरेज जो है वो इतना इंसर्ट जो है वो रखते हैं ताकि स्टोमक में अच्छी तरीके से जो है वो पहुंच सके। तो ये होता है मार्किंग लाइन जो कि सेंटीमीटर में दी हुई होती है। क्लियर है? आगे चीज समझ में, ये हमने कलर कोडिंग। अब आ जाता है हमारे पास में मेन चीज, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर्स। प्रोसीजर इन द सेंस कि हम किस तरीके से कैसे कैसे जो है वो एनजी ट्यूब को डालेंगे। तो प्रोसीजर जो हम 3 स्टेप में करेंगे। पहला आता है हमारे पास में प्री प्रोसीजर, देन उसके बाद हमारे पास में इंट्रा प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर जिसको हम कह सकते हैं, और लास्ट आता था हमारे पास में पोस्ट प्रोसीजर। हम क्या क्या जो है वो करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर्स फॉर एनजी ट्यूब इंसर्शन, पहला पॉइंट आ गया ए पॉइंट, दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन जो है हम क्या करेंगे, ठीक है। तो पहला हम क्या करेंगे? वेरीफाई डॉक्टर ऑर्डर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। यानी कि सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे कि डॉक्टर ने जो है वो ये बोला है या नहीं बोला है कि एनजी ट्यूब डालनी है या नहीं डालनी है, तो उसको क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद उस प्रोसीजर को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। क्लाइंट को जो है वो एक्सप्लेन किया। ऐसे नहीं जाते आप पेशेंट के ऊपर जो हो लगे वो हड़बड़ा जाता है कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। आपने यहां से पकड़ लिया देन ट्यूब डालने के लिए, नहीं, उसको अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करना है कि देखो आपके जो है वो नाक के द्वारा जो है वो एक ट्यूब डाली जाती है, देन उसके बाद जो है वो इस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं। अगर कॉन्शियस है, अगर कॉन्शियस क्लाइंट नहीं है तो उसके अटेंडर को जो है वो परमिशन ली जाती है कि क्लाइंट को जो है वो एनजी ट्यूब हम इस तरीके से इंसर्ट करें। एक छोटी सी ट्यूब रहेगी, इसको हम इंसर्ट करेंगे, इसके ये बेनिफिट्स हैं। तो सारा प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड वियर ग्लव्स, हैंड वॉश करेंगे, ठीक है। और देन उसके बाद जो है वो ग्लव्स को वियर करेंगे, ग्लव्स जो है वो पहनेंगे। देन पोजीशन द पेशेंट इन हाई फाउलर पोजीशन और 90 डिग्री पोजीशन फॉर सीटिंग। क्लाइंट को जो है या तो हाई फाउलर में रखेंगे या फिर जो है वो 90 डिग्री पोजीशन में रखेंगे। क्लाइंट को जो है वो सीधा जिस तरीके से मैं बैठा हूं उस तरीके से 90 डिग्री सीटिंग पोजीशन में जो है वो रखेंगे ताकि एनजी ट्यूब आसानी से जा सके। और अगर जैसे मान लो उसको वोमिटिंग जैसा भी लगे तो एस्पिरेट की संभावना जो है वो कम हो, ठीक है। देन उसके बाद असेस द नेजल पेटेंसी, यानी कि कौन सा नाक या कौन से नोथराई जो है वो अच्छे तरीके से उसको हम लेंगे। तो पेशेंट को जो है वो ब्रीथ करने के लिए हम देंगे। ब्रीथ करने के बाद हम उसको टच करके या उसको ऐसे दोनों नाकों को, तो जो हमारे पास में जो नोथराई जो है वो क्लियर होगी, ठीक है, उसको हम चूज करेंगे। जिसमें आपको ब्लॉकेज दिख रहा है, ठीक है, उसको हम चूज नहीं करते। बेसिकली जो है वो लेफ्ट को हम जो बेसिकली जो है वो चूज की जाती है, ठीक है ना। ऐसा कोई 100% जो है वो नहीं है। आस्क द पेशेंट ब्रीथ थ्रू द ईच नोथराई, वो दोनों से लेंगे, इससे लेंगे,
इससे लेंगे, दोनों से मान लो, अरे ये फैक्ट बात है कि एक नोज थ्राई में जो है वो हमारे पास में ईयर का जो है वो कॉम्बिनेशन कम ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो क्लियर वन है, जो साफ वाली है, उसको हम लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सांस तो वो मुंह से भी ले सकता है, ठीक है। तो उसमें हम जो है वो ये चेक करेंगे, और अगर अनकॉन्शियस है तो हम उसमें ये चीजें जो है वो चेक नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मेजर करेंगे, मेजर द ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ को जो है वो कैसे मेजर की जाती है, इंपॉर्टेंट लिख लो, काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है कि किस तरीके से जो है मेजर करते हैं। अलग अलग दिए जाते हैं, नोज से आई, आई से जो है वो चिन, चिन से जो है वो स्टोमक, इस तरीके से, या बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको दिए जाएंगे। चेक करने का तरीका सीधा सीधा, जो हमारे पास में नोज थ्राई है उससे हमारे पास में जो ईयर पिना है वहां तक लेंगे। ईयर पिना से जो हमारे पास में जो है वो जिफोइड स्टर्नम या जिफोइड प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, ये स्टर्नम आ गया। स्टर्नम का जो नीचे वाला नुकीला एरिया है जिसको हम बोलते हैं जिफोइड प्रोसेस, ठीक है, वहां तक मेजरमेंट करेंगे। नाक से लेके नोज थ्राई तक, नोज थ्राई से लेके वहां तक जो है मेजर करेंगे। फिर हमें पता लगेगा कि 50 सेंटीमीटर आया है या 55 सेंटीमीटर आया है या 53 सेंटीमीटर है, इस तरीके से जो है वो हम चेक करेंगे। याद रखना, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि एनजी ट्यूब का जो है मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं। आपको ऑप्शन अलग अलग दे देते हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा ईयर पिना टू चिन एंड चिन टू स्टोमक, जी नहीं। सेकेंड ऑप्शन देते हैं नोज टू माउथ, माउथ से जो है वो इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, जी नहीं, ऐसा भी नहीं। राइट आंसर आएगा हमारे पास में नोज थ्राई से लेके जो है वो ईयर पिना, ईयर पिना से जो है वो हमारे पास में जिफोइड प्रोसेस, यहां तक जो है मेजर किया जाता है। प्लेस द टिप ऑफ द नोज थ्राई, नोज थ्राई की जो टिप है वहां से लेके एक्सटेंड टू द ईयर लोब, ईयर लोब मतलब ये पिन्ना जो है वो यहां तक करेंगे। देन उसके बाद डाउन करेंगे, डाउन द जिफोइड प्रोसेस। जिफोइड प्रोसेस कैसे? जो हमारे पास में सामने की हड्डी है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, इसके जो नीचे वाला एरिया है, निकुला वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं जिफोइड प्रोसेस। तो वहां तक जो है वो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो मार्क दिस लेंथ विथ एडेसिव टेप, ठीक है। और मार्क करने के बाद एडेसिव टेप जो है वो चिपका देते हैं। वैसे याद ही रख लेते हैं कि इतना जो हम इंसर्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में बिफोर प्रोसीजर आ गया। अब उसके बाद हम प्रोसीजर करेंगे। तो प्रोसीजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो आपने देखा ग्लव्स व्लव्स पहन लिए, ये सारी चीजें कर लिए। अब ग्लव्स के ऊपर जो है वो जाइलोकेन जेली लगवा लेते हैं, राइट। और उसके बाद जो एनजी ट्यूब है उसको वहीं पे जो है वो लुब्रिकेंट कर लेते हैं। जिन बच्चों ने देख रखा होगा उनको ये सारी चीज जो है बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इंसर्जन प्रोसीजर में क्या करें, लुब्रिकेंट द टिप ऑफ द ट्यूब विथ वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, जो कि मैंने आपको बताया वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अगर वाटर सोल्यूबल नहीं होगा तो वो एनजी ट्यूब को ब्लो कर सकता है। वाटर सोल्यूबल होगा तो वाटर के साथ मिक्सअप होगा, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। तो लुब्रिकेंट द ट्यूब विथ वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, ठीक है। देन उसके बाद इंसर्ट द ट्यूब इनटू सिलेक्टेड नोज थ्राई, जो भी आपने नोज थ्राई सेलेक्ट की है, सेलेक्ट कैसे की थी, जो क्लियर वन थी, जो अच्छे तरीके से क्लियर थी, उसको हमने जो है वो सेलेक्ट कर लिया, उसमें हम जो है वो इंसर्ट करेंगे। एंड उसके बाद डायरेक्टिंग इट बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, उसके बाद हम उसको पीछे की साइड में एंड इस तरीके से डालेंगे, नीचे की साइड में, पीछे एंड नीचे। जैसे मान लो ये पीना है, इसको पीछे और नीचे की साइड में हो गया, तो एनजी ट्यूब को हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, पीछे भी दिखाएंगे और वो नीचे की साइड में जाएंगे, इस तरीके से हम जो है उसको डालेंगे। तो देन उसके बाद फिर उसके बाद आस्क द पेशेंट सॉल्यूट, यहां जाने के बाद पेशेंट को जैसे ही जो है वो उल्टी जैसा लगेगा, ठीक है, इस तरीके से करेगा, तो उसको उसी टाइम पे कहेंगे, अगर कॉन्शियस है तो उसको उसी टाइम पे कहेंगे कि आप जो है कि आप स्वेलो करो, ठीक है, जैसे थूक निगलने की जो है वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो वो निगल नहीं करेगा तो उससे क्या होगा कि वो एनजी ट्यूब बहुत आसानी से आगे जो है वो उसके साथ जाएगी, जैसे गैग रिफ्लेक्स जैसे आएंगे जिस तरीके से उसके साथ साथ जो है वो आगे जाएगी। या अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको स्ट्रो के द्वारा जो है वो पानी पीने के लिए दिया जाता है, तो जैसे ही वो पानी पिएगा उसी के साथ हम ट्यूब को जो है वो इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर क्लाइंट कॉन्शियस है, व्हाइल एडवांसिंग द ट्यूब ऑफर शिप्स ऑफ वाटर विल हेल्प ट्यूब इजीली पास, ठीक है। तो उसको हम जैसे ही आगे तक जाएगा, ट्यूब आगे तक जाएगी, देन उसको पानी के लिए जो है वो बोल लेंगे, अगर कॉन्शियस है तो। अनकॉन्शियस में ये चीज जो है वो नहीं करेंगे, जैसे ही वो पानी को जो है सोलो करेगा उसके साथ साथ वो ट्यूब को जो हम इंसर्ट करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कंटिन्यूअस इंसर्शन अंटिल मार्क पॉइंट इज रीच, कंटिन्यू उसको जो है वो इंसर्ट कर देंगे, और कब तक करेंगे, जब तक जो हमने मार्क बनाया है वहां तक हम नहीं पहुंच जाते, वहां तक जो हम उसको कंटिन्यू इंसर्ट करेंगे। देन उसके बाद जो है हम चेक एनी साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, साथ के साथ हम ये भी चेक करेंगे कि कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में क्या होता है, पेशेंट जो इस तरीके से सांस लेने में उसको दिक्कत, अगर गलती से वो ट्रेकिया में जा रही है तो ये सारी चीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसे साइन आपको देखने को मिलेंगे, कफिंग देखने को मिलेगी एंड चोकिंग वाली कंडीशन, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी अगर गलती से एनजी ट्यूब जो है वो कहां चलेगी, ट्रेकिया के अंदर चलेगी। क्लियर। एंड सिक्योर द ट्यूब विथ एडेसिव टेप द नोज एंड चिक,
यानी कि उसके बाद जो है वो इसको सिक्योर कर देते हैं, जो हमने ट्यूब गाड़ी थी उस नोज के साथ में और साथ के साथ यहाँ पे भी बच्चों में है तो यहाँ पे भी जो है वो ट्यूब को फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। गाल पे और जो नाक है वहां से ये एनजी ट्यूब करके पजामे के टाइप से जैसे हमने काटा था वहां से लेके इसको फोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे जो है वो सिंपल टेप जो है वो चिपका देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो चेक कर लेते हैं। अब उसके बाद आ गया हमारे पास मेन चीज, अभी हम खाना जो है वो नहीं देंगे। चेकिंग द एनजी ट्यूब प्लेसमेंट। अब एनजी ट्यूब हमने डाल तो दी है, लेकिन वो एनजी ट्यूब सही डली है या नहीं डली है उसको हम जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो बिफोर यूजिंग द एनजी ट्यूब कंफर्म इट्स प्लेसमेंट, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि ट्यूब डालने के बाद में जो है वो ट्यूब सही डली है या नहीं डली है, इसको जो हम कंफर्म करेंगे कि प्लेसमेंट सही हुआ है या नहीं हुआ, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट एंड चेक पीएच। जो हमने 50 सीसी की सिरिंज ली थी, ठीक है, उससे हम एस्पिरेट करेंगे। अब ऑफकोर्स आपको पता है कि स्टोमक में कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, गैस्ट्रिक कंटेंट तो आपको मिलेंगे, भले आपने खाना नहीं खाया हुआ है, गैस्ट्रिक कंटेंट मिलेंगे। अब जैसे गैस्ट्रिक कंटेंट आ गए तो श्योर हो गया कि ये स्टोमक में, पहली चीज तो यही होगी, क्योंकि अगर ट्रेकिया में होती तो वहां सिर्फ हवा ही हवा आती, ठीक है। तो पहली चीज तो यहीं पे कंफर्म हो गया हमारे पास में कि गैस्ट्रिक कंटेंट आया है। अब गैस्ट्रिक कंटेंट ट्रेकिया में तो आ नहीं सकता, फिर भी मान लो अगर ट्रेकिया में म्यूकस वगैरह आ गया, उसको हमने गैस्ट्रिक कंटेंट समझ लिया, ठीक है, फिर उसके हम पीएच करेंगे। तो पीएच चेक करेंगे तो आपको पता ही है कि स्टोमक का पीएच जो है वो कितना होता है, 3.5 होता है पीएच। लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं कि पीएच अगर 5 से कम होगा ना, तो उसके बाद जैसे ही हम जो हमारे पास में जो पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप थी जिसको हमने लिटमस पेपर कहा था उसको प्लेस करेंगे तो वो अम्ल होगा, वो ब्लू वाले को रेड कर देगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि ये गैस्ट्रिक कंटेंट ही है। क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट में खाना ऐसा तो मिलेगा नहीं कि ब्रेड का ब्रेड निकल गया और रोटी का रोटी नहीं आ गया, जी नहीं दोस्तों, वहां पे तो वो बिल्कुल गैस्ट्रिक म्यूकस कंटेंट जैसा मिलेगा। तो अगर गलती से पता ना चले कि ये म्यूकस है या हमारे पास में गैस्ट्रिक कंटेंट है तो उसको हम इस तरीके से जो है वो चेक कर देंगे। तो अगर पीएच कम रहेगी तो हम कंफर्म हो जाएंगे उस लिटमस पेपर से कि ये स्टोमक का ही कंटेंट है। क्लियर। सेकंड चीज आते हैं हमारे पास में कि मान लीजिए गैस्ट्रिक कुछ नहीं निकला, सिर्फ हवा ही हवा निकली, तो ये तो एस्पिरेट वाला तो बहुत अच्छी तरीके से है कि हमें पता चल जाएगा। लेकिन आपने खींचा, कुछ भी नहीं निकला, ठीक है, तो आपको यही श्योर नहीं हो जाना है कि ये ट्रेकिया के अंदर है, क्योंकि कुछ नहीं निकला, हवा ही निकली। हो सकता है क्लाइंट ने हो 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया हो, या हो सकता है कि उसमें स्टोमक में जो हो बिल्कुल खाली हो गया हो, या कई बार क्या होता है कि वो ट्यूब जो हो वो स्टोमक में घूम के ऊपर की साइड में आती है। जैसे ये हमारे पास में जो है वो स्टोमक है, ठीक है, ये हमारे पास में स्टोमक है। अब हमने ट्यूब डाली, अब मान लीजिए वो ट्यूब जो हो वो इस तरीके से जाके यूं घूम के यूं उसकी पॉइंट ऊपर आ गया, राइट, ये पॉइंट ऊपर की साइड में आ गया। तो आप जैसे खींचोगे तो गैस्ट्रिक कंटेंट तो यहां है ना, गैस्ट्रिक कंटेंट तो नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में खाली रहेगा, तो वो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधा ट्रेकिया में गई है, और हम उसको जो है वो कंफर्म करेंगे। तो सेकंड हमारे पास में मेथड आता है दोस्तों ऑस्कल्टेशन मेथड्स। ऑस्कल्टेशन मेथड को दूसरा नाम जो है वो हुश टेस्ट के नाम से भी जानता है। हुश टेस्ट को नाम रखो, हुश, जिस तरीके से हवा जा रही है ऐसे याद रखना, हुश टेस्ट। हुश टेस्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को जो है वो हमारे पास में स्टोमक वाली लाइन जो जीफाइड स्टोनम है उसके जस्ट बिलो नीचे की साइड में जो है वो हम डायफ्राम को जो है प्लेस कर देते हैं। डायफ्राम इन द सेंस जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम है उसको प्लेस कर देते हैं। देन उसके बाद जो हमने 50 सीसी की सिरिंज ली थी, ठीक है, अगर गैस्ट्रिक कंटेंट आ गया तो वहीं पे कंफर्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं निकला तो वो खाली है, उसमें हम एटलीस्ट जो है वो 10 to 20 ml जो है वो एयर भर लेते हैं, मतलब खाली कर लेते हैं। देन उसके बाद टिप लगा के जोर से फ्लश करते हैं, ठीक है। अब जोर से फ्लश करेंगे तो वहां पे स्टेथोस्कोप से जो हमें साउंड सुनाई देगी, ठीक है, गर्लिंग साउंड जो है वो सुनाई देगी, ठीक है, बिल्कुल खर जो है। और अगर वो ट्रेकिया में होगी तो पहली बात तो यहां पे सुनाई नहीं देगी, क्योंकि स्टोमक तो यहां है, लंग्स यहां पे, ट्रेकिया यहां पे है, ठीक है। तो अगर ट्रेकिया में गई है या ब्रोंकाई में गई है तो जैसे हम एयर पुश करेंगे तो एयर के अंदर एयर पुश हुई है तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, हमने स्टेथोस्कोप कहां लगा रखा, यहां लगा रखा है, तो जैसे एयर पुश करेंगे तो गर्लिंग साउंड सुनाई देगा। गर्लिंग साउंड सुनाई देगा तो हमें पता चलेगा, होश जैसी आवाज आएगी तो हमें पता चलेगा कि ये स्टोमक के अंदर है। तो क्या करेंगे, इंजेक्ट 10 to 20 ml एयर इनटू द ट्यूब यूजिंग द सिरिंज व्हाइल लिसनिंग द स्टेथोस्कोप ओवर द स्टोमक फॉर ए गर्लिंग साउंड, यानी कि गर्लिंग साउंड जो है वो हमें सुनना है। देन ये मेथड जो है बहुत कम काम में दिया था, लेस्ट रिलायबल मेथड से। अगर आपसे पूछे कि सबसे लीस्ट रिलायबल मेथड या सबसे लेस्ट रिलायबल मेथड कौन सा होता है एनजी ट्यूब का, दैट इज कॉल्ड हुश मेथड या हुश टेस्ट, ठीक है, या ऑस्कल्टेशन टेस्ट। और सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड आएगा हमारे पास में दोस्तों एक्सरे आएगा, ठीक है।
एंड इट शुड नॉट बी सोल्व मेथड्स फॉर कंफर्मेशन। फाइनली यही कंफर्मेशन का जो है वो नहीं होता, ये एक कुछ इंडिकेशन जो है वो देता है। लास्ट आ गया हमारे पास में एक्सरे, दैट इज कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, अच्छे तरीके से याद रखना। मैं फिर से इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, मैंने कहा था ना जहां जहां भी एग्जाम में वो बताता हूँ पूछा जाता है वो चीज बता दिया। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास में कंफर्म टेस्ट होता है किसका, एनजी ट्यूब इंसर्जन का। इट इज यूज फॉर क्रिटिकल केयर केसेज वेयर एक्यूरेट प्लेसमेंट इज क्रूशियल। ठीक है, क्रिटिकल केसेज यानी कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है ना, या काफी समय तक जो है वो पता ही नहीं पाते, कुछ भी नहीं पता चलता, हमने ट्यूब डाल दी या 2 या 3 बार जो हमने ट्यूब डालने के बाद वापस से चेंज करें, तो उस कंडीशन में या उसमें हम जो है एक्सरे करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में तीनों चीज हो गया। उसके बाद हमने कंफर्म हो गया, फाइनल हो गया, फाइनली हो गया कि हमने जो है वो एनजी ट्यूब डाली है, वो एक्यूरेट है, वो स्टोमक के अंदर ही है, राइट। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में दोस्तों एनजी ट्यूब फीडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक जो हो फिनिश होने वाला हो जाएगा। ठीक है, कि एनजी ट्यूब फीडिंग कैसे करेंगे। तो एनजी ट्यूब मतलब उसमें से खाना जो है वो किस तरीके से देंगे उसको हम ले लेते हैं। तो टाइप ऑफ एनजी ट्यूब के आधार पर जो है वो 2 तरीके होता है, एक होता है बोलस फीडिंग और एक होता है कंटिन्यूस फीडिंग। अब इसमें तो समझा नहीं क्या है, ये तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल स्मॉल चीज है, ये आपको पता भी होगा। बोलस फीडिंग, बोलस फीडिंग का मतलब क्या होता है, बोलस क्या होता है, इकट्ठा एक साथ जो देना उसको हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, तो अगर कोई भी अमाउंट 200-400 ml हमें जो है वो इमीडिएटली देना है, और ये बेसिकली किसमें दिया जाता है, ये बेसिकली दिया जाता है हमारे पास में दोस्तों कि जो क्लाइंट पॉइजनिंग का आता है तो उसमें सडनली जो है मोर अमाउंट दिया जाता है और फिर उसको जो है वो वापस निकाल देता है, यानी कि एक टाइम में मोर अमाउंट जो दिया जाता है उसको हम बोलते हैं बोलस फीडिंग। बोलस नाम से पता चलता है, ए सेट अमाउंट ऑफ फीड टू गिवन एट वंस थ्रू द ट्यूब सेवरल टाइम्स इन अ डे, यानी कि ज्यादा फ्लूइड अगर अलग अलग तरीके से टाइम पे दिया जाए उसको हम कहते हैं बोलस फीडिंग। गिविंग यूजिंग सिरिंज एंड ग्रेविटी फीडिंग सेट, यानी कि सिरिंज और ग्रेविटी से दिया जाता है, ऊपर अगले आता है तो ग्रेविटी फोर्स से ही जो है वो अंदर जाएगा। सेकंड आ गया हमारे पास में कंटिन्यूस फीडिंग। कंटिन्यूस फीडिंग आपको बताइए कि लिटिल जो है या पंप के द्वारा जो है वो कंटिन्यूस फीडिंग जो है वो एक सेवरल आवर्स तक दी जाती है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस फीडिंग। ठीक है, और ये बेसिकली जो है वो किसमें जाती है, पुअर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड हाई एस्पिरेशन रिस्क, जिसमें एस्पिरेशन के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे किसी की स्टोमक की सर्जरी हो रखी है और स्टोमक ऑलरेडी जो है वो उसका छोटा हो चुका है, या उसके अंदर ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो है वो ट्यूमर या कोई भी चीज बनी हुई है जिसके अंदर से वो कंप्रेशन है, तो हम थोड़ा थोड़ा चीज देते हैं ताकि एस्पिरेशन के चांसेस कम होते हैं। क्यों, क्योंकि एनजी ट्यूब फीडिंग का जो है मेन कॉम्प्लिकेशन ही जो है वो एस्पिरेशन है, ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया। उसके बाद प्रोसीजर फॉर एनजी ट्यूब फीडिंग। ठीक है, अब हम क्या क्या चीजें जो है वो प्रोसेस करेंगे उसको हम कर लेते हैं। यानी कि जैसे आपने फीडिंग कर ली, ये तो 2 टाइप के हो गए कि 2 टाइप से हम फीडिंग करवाते हैं। अब चाहे आप बोलस फीडिंग कराओ या कंटिन्यूस फीडिंग कराओ, अब फीडिंग आप कराओगे तो किस तरीके से जो है वो क्या करोगे, तो सबसे पहले जो है वो प्लेसमेंट चेक करते हैं। ठीक है, अब प्लेसमेंट कैसे चेक करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे कि जो हमने वो पहले वाला प्लेसमेंट तो कर लिया, अब फीडिंग के टाइम पे हम जो है चेक करते हैं कि उसमें एस्पिरेट करके देखते हैं। ठीक है ना, तो पीएच टेस्ट करें या एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट अगर आ रहा है, ठीक है, तो हमें पता है कि बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट है। अच्छा, वहां पे भी हमारे पास में गैस्ट्रिक कंटेंट हमारे पास में अगर 100 ml से ज्यादा आ रहा है तो हम उसको जो है वो बेसिकली होल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको जो है वो प्लेसमेंट कर दिया, देन उसके बाद पोजीशन द पेशेंट इन द सेमी फाउलर और अपराइट पोजीशन। क्लाइंट को जो है वो सेमी फाउलर पोजीशन में या अपराइट इन द, यानी कि अगर अनकॉन्शियस क्लाइंट है तो उसको बेड को जो है वो ऊपर उठा दिया जाता है और उसको हम जो है वो हमारे पास में 30 to 45 के डिग्री में जो है वो लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है दोस्तों, एस्पिरेशन होता है एनजी ट्यूब का। उसके बाद फ्लश द ट्यूब विथ 30 to 50 ml स्टेराइल वाटर बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग प्रिवेंट ब्लॉकेज। ये चीज याद रखना, पहले और बाद में जो है वो हमें कम से कम 30 से 50 ml जो है वाटर डालना होता है। क्यों, क्योंकि जैसे आपने खाना दे दिया, जैसे मान लो जूस दे दिया, ठीक है, या दाल का पानी दे दिया या जूस दे दिया, कुछ भी चीजें दे दी, उसके बाद अगर आप उसमें पानी नहीं डालोगे, ठीक है, तो ब्लॉकेज होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो जैसे खाना दे दिया उससे पहले भी और बाद में भी जो है वो पानी डालना है। नेक्स्ट, उसके बाद एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब फॉर्मूला एट ए स्लो रेट, जो भी उसको जो है वो रेट प्रिस्क्राइब की हुई है, जैसे बेसिकली जो है वो जैसे आरटी फीडिंग या एनजी फीडिंग के लिए जो है वो डॉक्टर्स दे देते हैं, क्या दे देते हैं कि 200 ml जो है वो 3 आवरली देना है। क्या देना है, 3 आवरली जो है वो देना है।
तो जो प्रिस्क्राइब अमाउंट दी गई है उस हिसाब से जो है वो रेट में हम देंगे। उसके बाद ऑब्जर्व फॉर नोजिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग एंड एस्पिरेशन साइन। उसके साथ साथ जो है उसके बाद देने के बाद जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वोमिटिंग तो नहीं हो रही है, नोजिया तो नहीं हो रहा है, ब्लोटिंग तो नहीं हो रही है, पेट में गुड़ गुड़ गुड़, एस्पिरेशन साइन तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट प्रोसीजर केयर एंड मॉनिटरिंग, यानी करने के बाद हमने सारी चीजें देख ली है, उसके बाद हम जो है वो क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कीप द पेशेंट अपराइट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स आफ्टर फीडिंग। जैसे आपने फीडिंग कर लिया तो कम से कम अपराइट पोजीशन में रखना है 30 से 60 मिनट तक, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट है, आपने डायरेक्ट जो है वो नीचे लेटा दिया या फ्लैट लेटा दिया तो एस्पिरेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, बच्चों में भी आपने देखा होगा कि फीडिंग करवाने के बाद स्पेशली बच्चों में बोलते हैं कि इसको बच्चों को जो है वो डकार दिलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एस्पिरेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉनिटर द एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट, नोजिया एंड एस्पिरेशन साइन। खाना देने के बाद जो है आप मॉनिटर करोगे। मॉनिटर किस चीज को करोगे? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल की साइज जो है बड़ी हुई तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब खाना नहीं बचता है, खाना जो है वो नहीं पचता है या गैस ज्यादा बन जाती है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है वो बढ़ जाएगा। डिस्कम्फर्ट, नोजिया एंड एस्पिरेशन साइन को जो हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट मेंटेन प्रॉपर एंड नेजल हाइजीन। प्रॉपर जो है वो नेजल हाइजीन और ओरल हाइजीन को जो है वो प्रॉपर मेंटेन करना है, अदरवाइज इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। एंड चेक द ट्यूब डिस्प्लेसमेंट बिफोर ईच यूज, यानी कि जैसे आपने जो है वो ट्यूब को हर बार जब भी आप यूज में लेते हो तो डिस्प्लेस तो नहीं हो चुकी, उस चीज को जो है वो चेक करना है। देन डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग टाइम, ऑफ कोर्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट द फीडिंग टाइम। फीडिंग टाइम देना है कि कब आपने खाना दिया, कितने अमाउंट में दिया, 200 ml, 300 ml, ये सारी चीजें। पेशेंट रिस्पॉन्स, कि पेशेंट ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया, कोई गैस्ट्रिक साइन तो नहीं आए, सब तरीके से सही तरीके से बचा लिया या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, इन सब का जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। राइट, उसके बाद आता हमारे पास में दोस्तों कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनजी ट्यूब इंसर्जन एंड फीडिंग। देखो इंसर्जन के टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं और फीडिंग के टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इन सब चीजों को हम लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इंसर्जन कॉम्प्लिकेशन। इंसर्ट के टाइम पे जो है वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो पहला आ गया हमारे पास में एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस इन द सेंस कि अगर आपने एनजी ट्यूब डाली, अगर फोर्सफुली डाली या कोई ट्रॉमा है या कोई ब्लॉकेज है और आपने फोर्स ज्यादा लगा दिया तो नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, और नेजल ब्लीडिंग को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? एपिटैक्सिस कहते हैं। ड्यू टू ट्रोमा फ्रॉम द ट्यूब इंसर्जन। ठीक है, ट्रोमा या ट्यूब इंसर्जन के टाइम जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट मिसप्लेसमेंट इनटू द ट्रेकिया, जो कि मैंने आपको बताया था कि गलती से वो इसोफेगस में न जाके कई बार क्या हो सकता है, ट्रेकिया में भी जा सकती है। चांसेस है भाई, दोनों पाथवे हैं। वैसे तो उसको सोल्विंग के लिए हम बोलेंगे, ये सारी चीजें करेंगे तो वो इसोफेगस में जाती है, लेकिन फिर भी अगर ट्रेकिया में चली जाए, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में जो है वो कफिंग, साइनोसिस, चोकिंग, ये सारे साइन सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और अगर आपने तुरंत ऐसा साइन सिम्टम्स देखा तो तुरंत आप एनजी ट्यूब को जो है बाहर निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वेट करेंगे देखेंगे, नहीं, तुरंत आप जो है बाहर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है? अगर साइनोसाइटिस है, इन्फ्लामेशन इन द नेजल साइनस, साइनस में अगर इन्फ्लामेशन है या नेजल अल्सर है, ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड ट्यूब प्लेसमेंट, अगर लंबे समय तक जो है वो ट्यूब लगी हुई है या हो सकता है पहले से इसमें इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फीडिंग कॉम्प्लिकेशन। ये तो था हमने जो है वो इंसर्ट किया तब, उसके बाद आता है फीडिंग कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहला आ गया हमारे पास में एस्पिरेशन निमोनिया। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनजी ट्यूब दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन, और एस्पिरेशन से होता है फिर निमोनिया, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एस्पिरेशन निमोनिया। ठीक है, जैसे वेंटिलेटर जिससे भी जो है वो हमारे पास में मेन कॉम्प्लिकेशन क्या आता है? निमोनिया आता है, लेकिन वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होता है, और ये हो गया हमारे पास में एस्पिरेट निमोनिया। बहुत बार एग्जाम में जो पूछा गया, अगर आपने एनजी ट्यूब पढ़ा और ये कॉम्प्लिकेशन नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे पास में फीडिंग ट्यूब का, दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। ड्यू टू रिगर्जिटेशन ऑफ फीड इनटू द लंग्स। जैसे रिगर्जिटेशन क्या, या आपने जो है वो फीडिंग देने के बाद में जो है वो अपराइट पोजीशन नहीं रखी, देन उसके बाद जो है वो फीड कंटेंट सारा का सारा जो है वो लंग्स में चला गया। नेक्स्ट आता है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। डायरिया भी हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, दोनों जो है वो हो सकता है। अगर आपने कुछ ऐसी चीज दे दी ड्यू टू इंटॉलरेंस ऑफ फीडिंग फॉर्मूला, कुछ ऐसी चीज दे दी आपने जिसे डायरिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या कई बार जो है वो आपने जो है वो प्रॉपर खाना नहीं दिया है तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जो है मेन कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूब ब्लॉकेज। ठीक है, अगर आपने फीडिंग देने के बाद सही तरीके से जो है वो फ्लश नहीं किया बिफोर एंड आफ्टर, तो ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो सकती है, जो कि हमने प्रोसीजर के अंदर ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया है।
तो ड्यू टू इम्प्रॉपर फ्लशिंग आफ्टर एंड बिफोर द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपने क्रश करके दवाई नहीं दी है तो ट्यूब जो है वो ब्लॉकेज हो सकती है, ड्यू टू इम्प्रॉपर फ्लशिंग आफ्टर फीडिंग एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और डिस्कम्फर्ट। ठीक है, अगर आपने मान लो बार बार या ओवर फीडिंग कर दिया है तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब को कब रिमूव करते हैं? सिंपल, जब हमारे पास में यूज खत्म हो जाएगा। और यूज कब खत्म हो जाएगा? यूज खत्म हो जाएगा हमारे पास में कि पेशेंट अगर आसानी से ओरली खा सकता है, पेशेंट कैन ईट ओरली, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड द ट्यूब। अब लगता है कि हमें जो है वो पेशेंट को ट्यूब की जरूरत नहीं है, क्लाइंट जो है वो अच्छे तरीके से खाना खा सकता है, तो उस टाइम पे। एंड रिसोल्यूशन ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिकम्प्रेशन नीड, यानी कि जो डिकम्प्रेशन की या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की जो था हमारे पास में वो सॉल्यूशन हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है या कुछ भी हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम एनजी ट्यूब को जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर एनजी ट्यूब रिमूवल। एनजी ट्यूब को रिमूव करेंगे तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे? ठीक है, तो बेसिकली 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखने। पहली चीज है कि क्लाइंट को जो है वो समझाना है कि भाई अब तेरी ट्यूब जो है वो निकाली जा रही है। ऑफ कोर्स उसको तो बताओगे, डायरेक्ट ऐसे थोड़ी है कि जाके खींच लोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करोगे कि आपकी ट्यूब जो है वो निकाली जाएगी। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद उसको जो है वो हाई फाउलर या सिटिंग पोजीशन में जो है वो बैठा देते हैं। पोजीशन द पेशेंट इन द हाई फाउलर पोजीशन में जो है बैठा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि हम जो है वो स्टेरलाइज वाटर जो है वो डालेंगे। फ्लश द ट्यूब विथ 10 to 20 ml स्टेरलाइज वाटर टू क्लियर द रेसिडुअल, यानी कि जो भी ट्यूब के अंदर कंटेंट है उसको हम जो है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मेन स्टेप आती है कि आस्क द पेशेंट होल्ड दियर ब्रीथ टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। अब उसको बोल देते हैं कि आप अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए जो है वो रोक के रखो। क्यों? क्योंकि जैसे हम निकालेंगे तो हो सकता है उसके साथ कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट आ जाए। भाई स्टोमक के अंदर है, उसके अंदर तो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो हमारे पास में, जैसे मान लो कि ट्यूब को आपने निकाला, ट्यूब यहां तक आई और उसने सांस ले लिया, तो वो जो कंटेंट उस ट्यूब के साथ था वो लंग्स में जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको कहेंगे कि थोड़े समय के लिए जो है होल्ड कर लो, और ज्यादा समय के लिए नहीं, मुश्किल से 10 से 20 सेकंड जो है वो टाइम लगता है। तो ब्रीथ को जो है वो होल्ड करने के लिए बोल देते हैं ताकि एस्पिरेशन ना हो। देन जेंटली रिमूव ट्यूब वन स्मूथ मोशन। अच्छा, ये वन स्मूथ मोशन क्या है? जेंटली रिमूव करेंगे। ठीक है, वन स्मूथ मोशन का मतलब है ये कि आपने जैसे निकालना चालू किया तो पूरी निकाल लोगे एक ही बार में। ऐसा नहीं है थोड़ी सी निकाली, फिर थोड़ी सी निकाली, फिर थोड़ी सी निकाली, नहीं, जैसे जो है मतलब आप झटके से नहीं निकाली है, लेकिन जैसे आपने स्टार्ट कर दिया तो एक स्मूथ मोशन में हमें जो है वो निकाल देनी है। देन डिस्पोज द ट्यूब प्रॉपर्ली एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। ट्यूब को जो है प्रॉपर्ली डिस्कार्ड कर देंगे, किस में जाएगी? रेड में जाएगी। ठीक है, तो उसमें प्रॉपर्ली हम जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे एंड डॉक्यूमेंट कर देंगे। उसके बाद आता है की पॉइंट ऑफ द नर्सिंग केयर। क्या क्या जो है वो की पॉइंट है? पहला तो है हमारे पास में कि ऑलवेज कंफर्म एनजी ट्यूब प्लेसमेंट बिफोर द यूज, यानी कि एनजी ट्यूब जो है वो सही तरीके से अपनी जगह है या नहीं है, उसके लिए जो है वो हमें कंफर्म होना है। देन जब भी आप खाना दोगे तो अपराइट पोजिशन में रखोगे। कीप द पेशेंट इन ए अपराइट पोजिशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फीडिंग। ड्यूरिंग मतलब खाना देते टाइम पे भी और खाने के भी 30 से 60 मिनट तक जो है उसको अपराइट पोजीशन में रखोगे, और उसको कंटिन्यूसली जो है फ्लश करोगे ताकि ब्लॉकेज ना हो। बिफोर एंड आफ्टर जो है वाटर से फ्लश करना है। एंड मॉनिटर द कॉम्प्लिकेशन एंड रिपोर्ट एनी एबनॉर्मलिटी। कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर आपको दिखे कि गेस्ट एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है या गेस्ट्रिक कंटेंट बहुत ज्यादा अंदर ही पड़ा रहा है, तो ये सारी चीज जो है आप इमीडिएटली बताओगे। देन एजुकेट द पेशेंट एंड केयर गिवर टू प्रॉपर केयर इन एट होम फीडिंग। अगर घर पे जो है वो फीडिंग, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी के होते हैं, या बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो घर पे भी जो है वो एनजी ट्यूब के साथ ही चले जाते हैं। घर वालों को जो है पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि किस तरीके से आप ओरल केयर कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको चेक करोगे, देन किस तरीके से आप उसको फ्लश करोगे, किस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर चीजें करोगे, ये सारी चीज जो है वो एक्सप्लेन करनी होती है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों? हमने डिस्कस किया था कि एनजी ट्यूब जो है वो हमारे पास में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब जो है वो नाक से इसोफेगस से होते हुए जो है वो कहाँ तक जाती है दोस्तों? हमारे पास में स्टोमक तक जाती है, जो कि बेसिकली जो है वो फीडिंग, मेडिकेशन और लेवाज के लिए जो है वो काम में दी जाती है। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्जन, फीडिंग फॉर एसेंशियल प्रोसीजर फॉर द पेशेंट हु कैन नॉट take orally nutrition, proper technique, placement verification and monitoring is the crucial to prevent complication and ensure patient safety।
तो आपने अब देखा ही है कि किस तरीके से बिफोर प्रोसीजर हम करते हैं, देन ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें क्या ध्यान में रखना है, और आफ्टर प्रोसीजर जो हमने क्या ध्यान में रखना है। जहां जहां पे जो जो क्वेश्चन जो हो इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए। इंडिकेशन क्या होता है वो सारे डिस्कस किया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं वो सारे डिस्कशन किए, देन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो सारे के सारे जो है वो डिस्कशन किए, और एनजी ट्यूब प्लेसमेंट को कंफर्मेशन कैसे करेंगे वो सारी चीजें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। क्लियर है दोस्तों? पूरी चीज जो हमारे पास में आती है वो सारी की सारी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी एनजी ट्यूब से, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो है वो बाहर नहीं जाएगा। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे भी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। इतना टाइम हो गया, क्लास लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि बिल्कुल जो है वो स्लो और बिल्कुल जो है वो एक स्मूथ मोशन में हमारे पास में जो है वो क्लास चले। क्लास कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट चीजें लिखाई है उसको तो आप रेड लाइन से जो हो मार्क है, जो नोट्स बनाते हो तो जो मैं जहां पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं या तो उसको अंडरलाइन करो या उसको हाईलाइट करो या उसको रेड पेन से लिख दो, वो चीज तो, ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाओ और उसके बाद में आपको 1-2 महीने पहले या 15 दिन पहले रिवीजन करना है तो बेसिकली वो चीजें तो हम जो है वो हाईलाइट कर सकें। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम से पहले जो है वो इतने सब्जेक्ट की हर चीज को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जो चीज हमने अंडरलाइन कर रखी है एटलीस्ट वो चीजें तो हम देखें। क्लियर? बिल्कुल स्मूथ तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो आप कमेंट कर सकते हो। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा, और जो टॉपिक आप भेज रहे हो उसको मैं लिख रहा हूं, जल्दी ही वो क्लास जो है वो आपको दी जाएगी। और भी आपको टॉपिक जो है वो ऐसा लगे कि ये टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए तो वो आप मैसेज करके द्वारा जो है वो भेज सकते हो। बस फर्क इतना है कि एटलीस्ट ये जरूर देख लेना कि वो टॉपिक पहले फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो आप भेज सकते हो। क्लास के बारे में जरूर बताना, आपके कमेंट ही जो है हमारे लिए मोटिवेशनल है। इसी के साथ आज ही क्लास को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।